Era Cold War, as you know, when the Second World War got ended, Second World War got ended with a very, very huge devastation of Germany. Because Second World War got ended in 1945 when two atomic bombs were dropped on the Japanese two cities, Hiroshima and Nagasaki, 6th August and 9th August. The first bomb that was dropped on the 6th August, it was named as a little bomb. It was dropped on the Hiroshima. And the next bomb that was used after 2 days in 9th August, it was known as a fat. Okay. So two bombs were instantly dropped on the Russia, on the Japan, and this by this way, the whole stamina, the whole capability of the Japan got devastated. उन्होंने फिर अपना पैर जो है वो पीछे खींच लिया. ओके. हालांकि समटाइम्स इट इज सैड, कभी कभी ये कहा जाता है कि यूएसए डेलिबरेटली ड्रॉप. हालांकि कभी कभी ये कहा जाता है कि जापान हार मानने वाला था, लेकिन यूएसए ने जानबूझ के उनके ऊपर बॉम्ब डाला ये दिखाने के लिए कि मैं कितना पावरफुल, दुनिया को दिखाने के लिए, दबदबा दिखाने के लिए कि मेरे पास एटॉमिक बम है. बट समटाइम्स इट इज आल्सो सैड कि यूएसए का दूसरा वर्जन है कि नहीं, अगर हम ये नहीं करते तो जंग खत्म नहीं होती. बट दैट इज अनदर डिबेट, कभी उस पर बात करेंगे. तो यूएसए प्लेड अ ग्रेट रोल इन डिफीटिंग द जापान, which was very much excelling, which was in a very much enthusiasm to conquer the whole Asia, okay, and Europe. Similarly, another powerful country, that is the Russia, it played a great role in defeating the Germany. जर्मनी भी उस वक्त बहुत ज्यादा पावरफुल थी, तो जर्मनी को डिफीट करने के लिए रशिया ने बहुत ज्यादा ताकत लगाई. तो सो at the end of the war, at the end of the Second World War, two countries, two superpowers emerged. One was the USA and another was the Russia. Okay, these were two superpowers, they emerged, and both were having the atomic nuclear bombs. Okay, both having the very, very advanced type of technologies in terms of both having the very, very advanced kind of weapons in their ambush, in their depot, etc. Okay, यहाँ तक हम when this happened, तो यहाँ पे एक era start हो गया, that is known as the Cold War. We know that when two bulls are very powerful, when they try to quarrel each other, आपने देखा होगा कि दो सांड भी, लेकिन जब वो बराबर के ताकतवर होते हैं वो लड़ाई नहीं करते, वो सिर्फ सर जड़ाते हैं फिर भाग जाते हैं. Because once two superpowers indulge into the war, it is very difficult to retreat. दोनों में से कोई पीछे नहीं हटने वाला होगा तब तक जब तक नहीं कि वो एक दूसरे को खत्म कर डाले. सो यहाँ पे दोनों कंट्री जो है, एक रशिया भी दुनिया को दिखाना चाहता था आई एम पावरफुल, यूएसए भी दिखाना चाहता था आई एम पावरफुल. दीज कंट्रीज वर इन द कोल्ड वॉर, वो एक दूसरे को बहुत टेढ़ी आंखों से देखता था कि मैं ही ज्यादा हूं. तो इस तरीके से जो है यहाँ पे दुनिया जो है दो ब्लॉक्स में बट गया, जहां पे कुछ लोगों ने, कुछ कंट्रीज ने यूएसए को सपोर्ट किया, कुछ कंट्रीज ने रशिया को सपोर्ट किया. सो ओके, सो दोज कंट्रीज, सो व्हाई, बिकॉज वी नो दैट, एक तो ये रीजन है कि दोनों में कोल्ड वॉर लंबी देर तक क्यों रहा, दोनों में जंग क्यों नहीं. एक तो यह है कि दे वर इन ए बैलेंस ऑफ पावर. मैंने पहले बताया आपको बैलेंस ऑफ पावर. व्हेन टू कंट्रीज इन ए बैलेंस ऑफ पावर, देयर आर मेनी लेस चांसेस टू हैव ए वॉर बिटवीन टू कंट्रीज. क्योंकि जब दो बराबर होते हैं तो पता होता है कि ज्यादा नुकसान होगा, ये तो आसान नहीं है दूसरे पे कंकेयर करना, ये तो आसान नहीं है दूसरे पे उसको डिफीट करना. तो इसलिए सोच समझ के जो यहाँ पे स्टेप उठाना पड़ता है. नंबर वन, एक चीज ये है कि दोनों में कोल्ड वॉर रहा, प्रैक्टिकली कभी जंग नहीं हुई. इट इज सैड ड्यूरिंग दिस कोल्ड वॉर इवन ए सिंगल बुलेट वाज नॉट फायर्ड. कभी भी दोनों के बीच सिर्फ जबानी जंग रही, आर्ग्यूमेंट्स रहे, एक दूसरे को धमकाने लगे, प्रॉक्सी वार होने लगा, बाकी चीजें, लेकिन डायरेक्टली कभी दोनों ब्लॉक्स में वार नहीं. ओके, यहाँ पे एक रीजन ये है कि देयर वाज अ बैलेंस ऑफ पावर. Another reason is that there was a logic of deterrence. Logic of deterrence क्या समझते हैं आपको? If, for example, if any of these countries, if any of these blocks, for example, drops an atomic bomb or nuclear bomb in another country, okay, लेकिन उस एक चीज में वो दूसरी मुल्क कभी खत्म हो ही नहीं सकती. सिटिल दूसरे कंट्री में सिटिल इतनी कैपेबिलिटी होगी, इतना वेपन बचेगा, इतनी क्षमता बचेगी कि वो वापस इसको रिटेलिएट करेगा, इसको भी तबाह करेगा. ओके, जब ये हालत हो जाती है, जब दोनों मुल्कों को ये पता होता है कि जंग करने के बावजूद मुझे भी नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा, सो दिस इज नोन एज द लॉजिक ऑफ डिटरेंस. क्या बोलते हैं इसको? लॉजिक ऑफ डिटरेंस. सो दैट इज व्हाई दिस वाज द कोल्ड वॉर. ये भी एक रीजन है. नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि टू ब्लॉक्स बोथ ट्राइड, दोनों मुल्कों ने जब कहा कि दूसरे को कमजोर करने के लिए इन्होंने अपने अपने रीजन में, अपने अपने इलाके में अपने अपने एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया. ओके, इन्होंने अपने अपने एरिया बढ़ाने शुरू किए. ओके,
मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल रशिया ने बहुत ज्यादा कंट्रीज को, जो इसके नेबरिंग कंट्रीज थे, उनको ऑफर किया कि अगर तुम इंडिपेंडेंट रहोगे तो आपको यूएसए खा जाएगा, आपको यूएसए कभी भी तंग करेगी, इसलिए बेहतर यह है कि यू शुड टेक शेल्टर विद मी, अंडर मी, यू शुड कम अंडर माई शैडो, आपको मुझसे हेल्प लेना चाहिए, आपको मेरे, क्योंकि जब तुम बड़े मुल्क के नीचे आ जाओगे, बड़े मुल्क के शरण में आ जाओगे, तो आपको कोई छेड़ेगा नहीं। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मेनी ऑफ द कंट्रीज, दे सपोर्टेड द रशिया इन दैट होप कि हमें यूएसए कुछ नहीं करेगा। ओके, इसी तरह मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो यूएसए के, जो ईस्टर्न यूरोप में थे, उन्होंने यूएसए को इसलिए चुना ताकि रशिया से हम बचेंगे, हो सकता है रशिया कभी हमें अटैक करेगा वगैरह, इसलिए जो है अब ये अब नाउ दीस ब्लॉक्स इज नॉट ओनली लिमिटेड टू टू कंट्रीज, बट दीस ब्लॉक्स एक्चुअली एक्सपेंडेड, इसमें अब बहुत सारे मुल्क बढ़ गए, इस साइड में भी, इस साइड में भी, और इसको हम कहते हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलायंसेस। क्या बोलते हैं? ईस्टर्न, यानी कि नाउ रशिया हैज मोस्ट ऑफ द रशियन जो है सपोर्टर्स जो थे, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो थे, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो थे, उन्होंने रशिया को सपोर्ट किया, रशिया के साथ आए, रशिया वाले ब्लॉक में आ गए। इसी तरह वेस्टर्न कंट्री जो है वो यूएसए के ब्लॉक में आ गए। नाउ जो है दिस ब्लॉक, दिस कोल्ड वॉर एक्सपेंडिंग मोर, there was more expansion of both blocks, USSR and USA. Okay, यहाँ पे लेकिन मैंने आपको बताया कि these countries, these two blocks were always parallel in actions and reactions. For example, whenever one block takes an action, it tries to expand its alliance, it tries to expand its power, it tries to improve some, it tries to increase some kind of weapon. The another block responds it quickly, it also takes the same step. So actions and reactions were continuously. So one of the most important development took place in 1949. यहाँ पे आप समझ लेना, 1949, 4th April 1949 में what happened? These USA alliances, they made an organization which was known as NATO, North Atlantic Treaty Organization. Okay, so what was this North Atlantic Treaty Organization, NATO? Actually, NATO was the group of countries that supported the USA. Okay, yes, it was a group of countries headed by the USA, and this NATO जो है, they declared, उन्होंने क्या कहा, when this NATO was created, there were 12 states. Initially 12 states ने इसको सपोर्ट किया. NATO came into existence with the help of 12 states. अब इस NATO का पर्पस क्या था? What was the purpose of NATO? The purpose was that कि we are making NATO, we are making an organization, it will be created. आर्टिकल 5, इसमें जो है बहुत सारे, इसमें नेटो में जो है बहुत सारे आर्टिकल्स है, इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 5. आर्टिकल 5 describes it that if any of the NATO member is attacked or it is harmed by any other country except, okay, अगर इस पे जो है, इस NATO के मेंबर पे अगर किसी का बाहर से कोई अटैक आएगा, any attack on any member of the NATO will be treated on the attack on NATO. यानी कि अगर कोई भी मुल्क नेटो के किसी भी मेंबर पे अटैक करेगा, उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसको माना जाएगा कि उसने एक मुल्क को नहीं बल्कि 12 मुल्कों को, पूरे नेटो को अटैक किया. देन हम क्या करेंगे? We all the NATO members, we are 12 or 39 right now, अभी तो वो 32 हैं. We will collectively, we will unanimously, we will in a very combined manner जो है, यूनाइटली वी विल फाइट अगेंस्ट हिम, हम उसको खत्म करेंगे. किसने कहा ये? नेटो. ओके, तो इसमें जो है अब देखो कितनी आ गई, कितने अब जो नेटो में मेंबर्स आ गए, जो इसमें उन्होंने क्यों उस पे शरण ली, उन्होंने उस पे क्यों पार्टिसिपेट किया नेटो में? एक तो ये है कि हमें जो है प्रोटेक्शन मिलेगा, पहले जिन्होंने नेटो में शमूलियत हासिल की, हमें वहां पे प्रोटेक्शन मिलेगा, वेपन मिलेगा, इकोनॉमिक एड मिलेगा, रशिया हमें अटैक नहीं कर पाएगा. इसलिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न यूरोप, दे एक्सेप्टेड द नेटो ऑर्गेनाइजेशन. ओके, अब नेटो ने, अब यूएसए ने ये बनाया नेटो. ओके, नाउ 4 अप्रैल 1949 की बात है. लेकिन लेटर मैंने आपको बताया कि दिस वाज द पीरियड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन द यूएसए एंड रशिया. अब रशिया पीछे कहां रह सकता था? रशिया ने क्या किया? रशिया in 1955 they also made a similar kind of organization which was named as Warsaw Pact. क्या नाम रखा उसका? Warsaw Pact. उसने Warsaw Pact बनाया. And what was the objective of the Warsaw Pact? Warsaw Pact में भी बहुत सारे मेंबर जो यूएसएसआर को, रशिया को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा
If any of the Warsaw Pact member is attacked and harmed by any NATO member or any other country, it will be treated that whole Warsaw Pact is attacked. So then, what will happen? We will fight back in a united manner and we will punish him. Okay. अब देखो यहाँ पे both are creating two organizations to defeat each other, but war नहीं हो रही, जंग नहीं हो रही. Okay. यहाँ तक समझ में आ गया आपको? को लगा था कि द थर्ड वर्ल्ड वॉर इज वेरी क्लोज. अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है एंड द होल ग्लोब विल बी डिवास्टेटेड, क्योंकि अभी जो जंग हो गई, अभी जो जंग हो जाएगी वो सिर्फ नॉर्मल कंट्रीज के दरमियान नहीं होगी. इट विल बी बिटवीन टू सुपर पावर्स के बोथ कंट्रीज हैव न्यूक्लियर पावर. ओके. जब दो कंट्री जो न्यूक्लियर पावर के दरमियान लड़ाई होगी, वो भी रशिया और अमेरिका के दरमियान, तो ये जंग छोटी जंग नहीं होगी. वार्सा पैक्ट और नेटो के दरमियान होगी, ये कोई जंग छोटी नहीं होगी. तो एक टाइम ऐसा भी आया था जहां पे लगा था कि अब ये इरप्शन ऑफ वॉल्केनो हो जाएगा, अब यहाँ पे जो है जंग हो ही जाएगी. उसको हम क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. क्या बोलते हैं उसको? क्यूबन मिसाइल. अब देखो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या चीज है. बेसिकली ये रशिया जो है, बेसिकली ये जो है, लुक एट द मैप, क्लोज देखिए, ये रशिया है. ओके. दिस इज रशिया. ओके. एंड दिस इज यूएसए, है ना. यूएसए, रशिया के अराउंड जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने ऑलमोस्ट रशिया को ज्वाइन किया, रशिया को सपोर्ट किया. ठीक है. लेकिन दो कंट्रीज रशिया के नजदीक थी, जिनमें से पहले था इटली और तुर्की. ये किसके सपोर्टर्स थे? यूएसए के सपोर्टर्स. उन्होंने यूएसए को सपोर्ट, यानी कि उन्होंने नेटो की मेंबरशिप हासिल की, यानी कि नेटो को सपोर्ट कर रहे थे. ओके. ठीक है. लेकिन यूएसए ने यहाँ पे चुपके से इन दो कंट्रीज के दरमियान एक मिसाइल लॉन्च किया था, जिस मिसाइल का नाम था जुपिटर. क्या था उसका नाम? जुपिटर. उसको लगा कि जितना क्लोज, क्योंकि एक रीजन ये भी था कि दोनों अलायंस, दोनों जो साइड थे रशिया, ये एक दूसरे के कंट्रीज के नजदीक कोई ना कोई जगह लेना चाहते थे. ये सोचते थे कि अगर इन कंट्रीज के बगल में, इनके नाक के नीचे अगर कोई जगह मुझे मिलेगी, हो सकता है कल अगर जंग हो जाएगी तो मुझे दूर से अटैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं क्लोज रेंज से उसको जो है खत्म कर सकता हूं. इसलिए दोनों कंट्रीज की ये कोशिश थी कि अगर जितने नजदीक हमें जगह मिलेगी उनकी, उतने हमारे लिए ठीक है. तो यूएसए वाज सक्सेसफुल इन दैट केस. यूएसए जो है यहाँ पे उसने तुर्की और इटली के नजदीक जो है जगह ली थी, जो यूएसए के जो रशिया के नजदीक था. तो यहाँ पे उसने डेलिबरेटली एक न्यूक्लियर वेपन लॉन्च किया था, जिसका नाम था जुपिटर. ओके. लेकिन रशिया यूएसए समझता था मैं बहुत जो है एडवांस हूं, मैं बहुत बहादुर हूं, मैंने कोई चालाकी का काम किया. लेकिन सून आफ्टर उनको रियलाइज हुआ कि यूएसए के सामने भी, नजदीक में भी एक छोटा सा मुल्क है, बिल्कुल नाक के नीचे मैं कहूंगा. ओके. जिसका नाम है क्यूबा. क्या है इसका नाम? क्यूबा. लेकिन उसके बाद जल्दी यूएसए को पता चला कि क्यूबा में ऑलरेडी हमसे पहले ही रशिया ने एक न्यूक्लियर वेपन, एक मिसाइल लॉन्च किया है, जो हमारी तरफ मुंह करके खड़ा है, सिर्फ बिगुल बजने वाला है. जो जब यूएसए को ये पता चला तो यूएसए वाज फ्रस्ट्रेटेड. यूएसए परेशान हो गया, ये कैसे हो गया, हमें पता क्यों नहीं लगा, हमारी एजेंसी कहां सो रही थी. क्यूबा जो बिल्कुल नजदीक है यूएसए के, अगर यहां से रशिया हम पे वार करता है, और वो भी उसने यूएसए में जो है यहाँ पे उसने वेपन भी प्लांट किया है, तो यहाँ पे जो दोनों कंट्री के दरमियान बहुत तसादुम रही, जो है अंदरूनी जो है लड़ाई रही, जबानी जंग रही, एक दूसरे को वो रिट्रीट करने की कोशिश करे, एक व्यक्ति को कहता है दूसरे मुल्क को आप पीछे हटो, दूसरे मुल्क पीछे हटो. अल्टीमेटली जंग यहाँ पे होने वाली थी, लेकिन लास्टली ये तो फैसला हो गया कि दो चीजों पे ये फैसला हो गया. एक तो ये कि यूएसए जो है इट विल नॉट हार्म द क्यूबा, ये क्यूबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. ओके. क्योंकि क्यूबा किसका एलाय था? रशिया का. एक तो ये हुआ, ये तय हुआ मिसाइल हटाने से पहले कि क्यूबा विल नॉट बी हार्मड, it will not be annexed, it will not be invaded by Russia, USA. दूसरा ये हुआ कि जो तुर्की और इटली में जो जुपिटर जो वेपन लगाया गया उसको हटा दिया जाएगा, तभी रशिया मानेगा, वो इस वेपन को वो भी निकालेगा. तो दोनों ने माना. बहुत सारे डिप्लोमेट्स, बहुत सारे कंट्रीज ने इसमें इंटरवीन किया कि ये जंग जो है ये छोटी जंग नहीं होने वाले, आपको समझना चाहिए, जैसे करते हैं आपस में जो कोशिश बढ़ा देंगे. सो यहाँ पे जो है फिर ये फैसला हुआ, बोथ कंट्रीज विल रिमूव देयर न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम देयर नियरेस्ट नेबर्स. ओके. यहाँ पे जो है वो अपने वेपन को रिट्रीट करेंगे, वापस ले लेंगे.
एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे मैंने आपको बताया कि बोथ कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के पीछे पड़ी हुई थी। हालांकि डायरेक्ट बात तो नहीं कर रहे थे, लेकिन कोशिश कर रहे थे कि हम किस तरह से एक दूसरे को डिस्टेबलाइज करें। डिस्टेबलाइज मतलब वो कोई तरीका इस्तेमाल करेंगे जिससे हम इस मुल्क को कमजोर करेंगे, फिर अगर जंग हो जाएगा हम इसको हराएंगे। सो इसको हम कह रहे हैं लेग पुलिंग। बोथ कंट्रीज वर ट्राइंग टू पुल द लेग ऑफ ईच अदर, ओके, दूसरे को निकालना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे जो है 1991 में क्या हुआ, जो रशिया था, अब यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूंगा। तो बेटा खामोश बेटा, यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आपको लग रहा होगा कि दोनों में ये एक जंग है, एक लड़ाई है वगैरह, लेकिन जंग तो थी, कोल्ड वॉर था, लेकिन वेपन लड़ाई भी थी वगैरह सब की, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट भी था। आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट क्या है, क्या कहते हैं हमको, दोनों में आइडियोलॉजी की डिफरेंस भी थी, आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी थी, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट भी था दोनों के ब्लॉक्स के दरमियान। वो क्या था, वो ये था, जो रशिया था ये कम्युनिज्म पे बिलीव करता था, ये मार्क्सिज्म और लेनिन की पॉलिसी को प्रमोट करता था। ये कहता था कि कम्युनिज्म जो है ये दुनिया में सबसे बेहतरीन पॉलिसी है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए दुनिया में जितना हो सके हम कम्युनिज्म को फैलाए, जितने भी ममालिक हैं वो उसको कम्युनिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और कम्युनिज्म जो, और ऑन द अदर हैंड जो यूएसए था वो इसके खिलाफ था, इसके मुखालिफ था। वो समझता था कि नहीं कम्युनिज्म अच्छा नहीं है, बल्कि बट ऑन द अदर हैंड जो यूएसए था इट वाज बिलीविंग इन कैपिटलिज्म। ये समझता था कि नहीं कम्युनिज्म अच्छा नहीं है, कैपिटलिज्म सबसे अच्छा है, जितने भी ममालिक है वो कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करना चाहिए, वो कैपिटलिज्म को मानना चाहिए। सो देयर वाज आल्सो ए कॉन्फ्लिक्ट, देयर वाज आल्सो the war, there was also battle, rather like I said, the battle between the communism and the capitalism. Communism, it was said, communism supporters were saying communism is better and capitalism supporters were saying capitalism is better, okay। लेकिन 1991 में क्या हुआ कि रशिया की जो कम्युनिज्म जो थी उसमें जो है सुराख बनने शुरू हो गए 1989 से, वहां पे उसमें सुराख बनने शुरू हो गए, वो कमजोर होने लगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हो गई। फॉर एग्जाम्पल पहले ये हुआ कि कम्युनिज्म की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से रशिया में इंटरनली बहुत सारी इनइक्वालिटीज बढ़ गई थी। कुछ लोग अमीर हो गए थे, कुछ लोग गरीब हो गए थे। गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स, द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडन, ये बहुत बढ़ गया। तो इसमें जो है इंटरनली जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे, क्योंकि रशिया जो था इट वाज एक्चुअली द यूनियन ऑफ सो मेनी कंट्रीज, स्मॉल कंट्रीज। जब अंदरूनी लड़ाई होने लगी, डिस्टेबलाइज होने लगा, लोगों में जो है गुस्सा चढ़ने लगा, जो बाहर की चीजें थी वो भूल गए, तो अंदर के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे। तो यूएसए को यहाँ पे मौका मिला, उन्होंने वहां पे अंदर से जो है इसको खोखला और करने की कोशिश की। एक तो ये रीजन हुआ, दूसरा ये रीजन हुआ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अंदरूनी मामला में 1991 में 1989 से शुरू हुआ था, 1991 इन 2 सालों में इंटरनल बहुत स्टेट्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, लड़ाई हो गई, प्रोटेस्ट हो गए वगैरह हो गए। इसलिए जो रशिया बाहर की तरफ देख रहा था, अब उसकी नजर बाहर नहीं है, बाहर क्या हो रहा है वो अंदर की तरफ देख रहा है, अपने घर में क्या हो रहा है, क्योंकि अब उसको फुर्सत नहीं है बाहर देखने की। इस तरह जो है वो जो पैरेललिटी में चलता था यूएसए की, तो वो जो है वो पैरेलल नहीं रह सका। आखिरकार क्या हुआ 1991 में जो है क्या हुआ, यहाँ पे नेशनलिज्म की ग्रोथ हो गई। रशिया में जो है बहुत सारे स्टेट जो उन्होंने कब्जे किए थे उन्होंने आजादी मांगना शुरू किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, उन्होंने लड़ाई की, इंडिपेंडेंस की लड़ाई की। तो नतीजा ये हुआ 1991 में जो है रशिया टूट गया। रशिया के जितने भी कंट्री थे उनको आजादी मिल गई अंदरूनी तरीके से। तो यहाँ पे जो है रशिया जो है हमेशा के लिए यहाँ पे जो पैरेलल चल रहा था यूएसए के बारे साइड में, तो यहाँ पे जब वो टूट गया तो यूएसए रिमेन सिंगल, यूएसए यहाँ पे अकेला रहा, जिसको हम सुपर पावर कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो है जो कोल्ड वॉर है दोनों में वो खत्म हो गई, क्योंकि अब रशिया टूट गया था 1991 में जो है उसने अफगानिस्तान के भी जंग छेड़ दिया, क्योंकि अफगानिस्तान को पता है कि अफगानिस्तान को उसको कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ किंगडम्स या ग्रेवयार्ड ऑफ सुपर पावर्स, क्योंकि जो भी अफगानिस्तान के साथ जंग करता है हिस्ट्री गवाह है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी है, उन्होंने उनको वहां पे दफन किया। इसी तरह रशिया की भी ये गलती हो गई, उसने अफगानिस्तान को कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन अफगानिस्तान ने हार नहीं माने, उसने उसके जो है टुकड़े कर दिए। इस तरह जो है रशिया यहाँ पे फिनिश हो गया, खत्म हो गया। अब कौन रह गया सुपर पावर? यूएसए। यहाँ से अब यूएसए की हेजेमनी शुरू हो गई, यूएसए का दबदबा शुरू हो गया, क्योंकि अब यूएसए अकेला था जो
दुनिया में छड़ी लेकर खड़ा था कि अब जो है जो कुछ कहूंगा मैं वही कहूंगा, जो कुछ करूंगा वो मैं करूंगा, जो मैं कहूंगा वही होगा। अब यहाँ से जो है कल इंशाल्लाह रहमान हम देखेंगे कि यूक्रेन रशिया, यहाँ पे एक चीज कहूंगा मैं, जो जो रशिया के अलायंसेस थे उनमें से उसका एक एलाई ये भी था, यूक्रेन भी उसका ही एक पार्ट था रशिया का 1991 से पहले। जब रशिया टूट गया तो यूक्रेन को आजादी मिल गई। किसको मिल गई आजादी? यूक्रेन। कल हम पढ़ेंगे यूक्रेन और रशिया का लड़ाई।